हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस एंड जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसे ये स्पेसिफिकली बनाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस स्टूडेंट के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, हर बिजनेस को फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। फाइनेंस इज नीडेड बाय एवरी बिजनेस, वेदर इट्स ए बिग बिजनेस, वेदर इट्स ए स्मॉल बिजनेस, वेदर इट्स ए प्राइवेट बिजनेस, वेदर इट्स ए गवर्नमेंट बिजनेस। तो फाइनेंस जो है दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बिजनेस को सेटअप करते हैं तो हमें दो तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, जिसके अंदर क्या होता है कि हम फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जो फिक्स एसेट्स होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है जनरेट करती है, जिसके बेसिस पे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं के पैसे देने हैं, तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो हमें फाइनेंस जो है दो फॉर्म में चाहिए होता है, फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। तो अब हम देखते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो हमारे पास ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर हम लोग करेंगे इशू ऑफ ऑनरशिप सिक्योरिटीज, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड टर्म लोन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर इंटरनल सोर्सेज आ जाते हैं, रिटेन अर्निंग है, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर वेंचर कैपिटल, ब्रिज फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, सीड कैपिटल असिस्टेंस, फैक्टरिंग। तो इसको हम जब शॉर्ट टर्म लोन और टर्म लोन का वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आ जाती है ऑनरशिप सिक्योरिटीज, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, टर्म लोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल सोर्स के अंदर ऑनरशिप सिक्योरिटी। देखो, जो ऑनरशिप सिक्योरिटीज होती हैं इसको कैपिटल स्टॉक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर हम कंपनी फॉर्म की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। और कंपनी के अंदर हम शेयर परचेज करते हैं तो डेफिनेटली शेयर मींस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर होल्डर का डेफिनेट पोर्शन के अंदर कितना इंटरेस्ट, कितना राइट है। तो ट्रेडिशनल सोर्स के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली इक्विटी शेयर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। इक्विटी शेयर जिसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, और जो ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कैपिटल रिप्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज ए शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, कोई कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। और डिविडेंड जो है फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। इसी वजह से इसको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी भी कहा जाता है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द लीगल ऑनर ऑफ द कंपनी, और ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है दैट इज इन सेपरेट हैंड्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है, पर डिविडेंड जो होता है कंपल्सरी नहीं होता। तो जैसे जो क्रेडिटर्स है उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। इवन जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वहां पे भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो क्लेम होता है रेजिडुअल होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई डू वी परचेज इक्विटी शेयर, क्योंकि ये कभी रिडीम भी नहीं होते।
और यहाँ पे डिविडेंड देना भी जो है कंपल्सरी नहीं होता। देखो जब भी हम इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि उसके एप्रिसिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने 100 रुपीज़ का शेयर लिया तो वो 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और इक्विटी शेयर जो है दैट प्रोवाइड्स परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर दी ओनर, क्योंकि उनका रिस्क ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जब उनका क्लेम सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद जो है डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड जो होता है दैट इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं दिखाया जाता। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है फिर उसके अंदर से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और उसी तरह अगर वाइंडिंग अप होती है तो वहां पे भी क्या होता है कि जो एसेट कंपनी जो है पहले क्रेडिटर्स को देती है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। मैच्योरिटी, देखो यहाँ पे जब कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर परचेज करते हैं शेयर होल्डर तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ फंड जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये टाइम ऑफ द कंपनी जब लाइफ होता है तो उसके अंदर रिडीम नहीं हो सकती। तो कंपनी के पास अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करती है तो कंपनी अपने शेयर जो है बायबैक कर सकती है। क्लेम या राइट टू इनकम, देखो इनका जो क्लेम है दैट इज द रेजिडुअल क्लेम। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये डिविडेंड देना भी जो होता है मैंडेटरी नहीं होता, बट जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है फिर उसके बाद विद इन 30 डेज के अंदर डिविडेंड देना कंपल्सरी होता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड करता है जो कितना सफिशिएंट जो है प्रॉफिट अवेलेबल है। क्लेम ऑन एसेट के अंदर भी इट इज ए रेजिडुअल क्लेम इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले एसेट जो होते हैं क्रेडिटर का क्लेम चुकाते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रीएम्प्टिव राइट होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जो है अपनी प्रोपोर्शनल ओनरशिप को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट कहता है कि अगर आप मतलब न्यू इक्विटी शेयर्स लेके आते हो तो आपने एग्जिस्टिंग शेयर को जो है ऑफर देनी है। दिस इज कॉल्ड राइट इशू, जिसके अंदर वो अपना राइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और रिनाउंस भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर जब हम कंपनी के खरीदते हैं तो हमारी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि कल को कंपनी को लॉस लगता है तो उसके अंदर हमने लॉस के अंदर कुछ भी नहीं देना होता। बट अगर हमने शेयर परचेज किए हैं उसके ऊपर कोई अमाउंट रहता है तो वो हमने देना होता है। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है तो अभी हमने 5 रुपए पे किए हैं तो 5 रुपए के हिसाब से हमारी पेमेंट जो है मांगी जाएगी। तो इनकी लाइबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड टू द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और अगर शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा पैसा पे किया हुआ है तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर जो है दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, दे हैव वोटिंग राइट्स। तो वहां पे क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में है तो इनके पास पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की कंसेंट के साथ किए जाते हैं। जनरली कुछ लोग ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज कंपेयर टू प्रेफरेंस एज कंपेयर टू डेट हायर होती है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है बेसिकली देखो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो इट मींस कि ऑनर का स्टेक है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी ने अगर लोन लेना है, अगर इक्विटी के अंदर काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो बेस वाइडन हो जाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जब भी लोन देती है तो वो डेट इक्विटी रेशियो देखती है कि कितना हिस्सा जो है शेयर होल्डर का है और कितना हिस्सा लोन की फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इक्विटी के माध्यम से अपनी फाइनेंसिंग करती है तो उसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो उसके अंदर हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने की भी ऑब्लिगेशन होती है और यहाँ पे डिविडेंड देने की भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। और जब इक्विटी शो का बेस ज्यादा होता है तो जिसके बेसिस पे हम बोरिंग ज्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे डिविडेंड देना जो होता है कंपल्सरी नहीं होता,
मैंडेटरी नहीं होता, इक्विटी शेयर फोर्स नहीं कर सकते हमें डिविडेंड डिक्लेयर करो। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो इक्विटी का बेस अगर स्ट्रांग है तो उससे क्या है कि यहाँ पे फर्दर इशू ऑफ कैपिटल भी लाया जा सकता है एक्सपेंशन के लिए। और जो इसका नुकसान है कि देखो एज कम्पेयर टू डिबेंचर्स और एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस इसकी कॉस्ट काफी हाई होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर और इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाती है और ऑनरशिप का जो कंट्रोल है वो भी डिल्यूट हो जाता है। अब हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर जो है स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब है दे हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे द होल्डर ऑफ सच शेयर्स एंजॉय प्रायोरिटी बोथ एज रिगार्ड टू द रीपेमेंट ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। और उसी तरह जब कंपनी वाइंड अप होती है तो अगर कुछ बच जाता है तो कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर को दी जाती है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर को दी जाती है। और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है और दे आर पेड डिविडेंड एज दे आर पेड डिविडेंड मतलब इनको डिविडेंड पहले दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इसके अंदर इक्विटी शेयर के फीचर्स भी हैं, डिबेंचर के भी शेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये भी कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड दो। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है डेट इज आल्सो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से दिया जाता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है डेट इज आल्सो नॉट ए चार्ज अगेंस्ट जो है प्रॉफिट। और डिबेंचर के अंदर ये है कि देखो यहाँ पे जैसे डिबेंचर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे भी डिविडेंड रेट का फिक्स्ड होता है और ये भी रेजिडुअल अर्निंग के अंदर शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के से पहले इनकम और एसेट के अंदर इनकी प्रायोरिटी होती है और इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है जहाँ पे क्या होता है कि इनके राइट जो है इफेक्ट होते हैं। So these are the features of the preference shares. Claim on dividend. They enjoy a priority right to claim of dividend over equity shareholders. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उन सालों के भी डिविडेंड मिलते हैं जिस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। और इनका जो है राइट ऑन द एसेट जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। अगर लिक्विडेशन में कंपनी जाती है तो पहले हम जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, कंट्रोलिंग राइट नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स के अंदर, उन्हीं इश्यूज के अंदर जो है दे हैव द वोटिंग राइट जो इनके राइट्स को इफेक्ट करता है। और उसी तरह प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक कॉलेबिलिटी का फीचर होता है कि ये स्पेसिफाइड डेट्स के अंदर जो इश्यूअर है मतलब अगर उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल है तो वो इनको जो है पहले परचेज कर सकते हैं, रीपरचेज कर सकते हैं। तो एक कंपनी जो है बहुत सारे टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कंपनी है अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो जैसे मान लो 20, 21, 22 के अंदर जो है 2021 के जो है अंदर है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया और 20 जैसे मान लो 2021 के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया, 22 के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो जो पिछले साल जैसे 20 और 21 के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था तो उस सालों का डिविडेंड भी दिया जाता है। तो दिस शेयर हैव ए राइट टू क्लेम डिविडेंड फॉर दोज शेयर फॉर व्हिच देयर आर नो प्रॉफिट। तो जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर होता है उससे पहले जितने साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था तो उनका भी डिविडेंड दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या है कि जैसे मान लो 19, 20, 21 साल में नहीं दिया गया और 22 में डिक्लेयर किया जाता है तो सिर्फ 22 का ही मिलेगा। The holder of these shares they have no claim for the arrear of dividend. They are paid dividend if there are sufficient profit. Redeemable preference shares होते हैं कि देखो यहाँ पे जनरली जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रीपे किया जाता है। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं कुछ जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उनकी जो कैपिटल होती है वो रिटर्न बैक करनी होती है। इरिडीमेबल होती है जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते, सिर्फ जो है लिक्विडेशन पे या वाइंडिंग अप पे रिडीम किए जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं जिनको हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ ही क्या होता है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है काफी मात्रा में तो वो प्रॉफिट के अंदर भी जो है उनको वहां पे भी कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है,
कन्वर्टिबल के अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड जाने के बाद उनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, या तो ये फुली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि पूरे का पूरा इक्विटी के अंदर, या पार्शली के कुछ पार्ट जो है इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नॉन कन्वर्टिबल के अंदर क्या होता है कि दे प्रेफरेंस शेयर में रहते हैं, उनको इक्विटी के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं किया जाता। देखो, जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रेफरेंस डिविडेंड देने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, और उसी तरह अगर परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर है तो कोई रिडम्पशन लायबिलिटी भी नहीं होती। तो जब इक्विटी के साथ हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो क्रेडिट वर्दीनेस भी होती है, और इसके साथ हम फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑनरशिप जो होती है डिल्यूट नहीं होती, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ऑनर नहीं होते। तो वहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज अर्निंग पर शेयर जब हम फिनांस की आवश्यकता होती है, इक्विटी के साथ जब हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उससे फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट लेते हैं, जिससे अर्निंग पर शेयर इनहांस हो जाती है, और कोई कंट्रोल जो है वो भी डिल्यूट नहीं होता है। उसी तरह जो नुकसान है कि देखो, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होती, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हमेशा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो वहां पे हमें पिछले सालों का बकाया भी देना होता है। तो यहाँ पे भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है उसकी कमिटमेंट होती है, तो ये इसका नुकसान होता है।